सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग एग्रीकल्चर से संबंधित टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज जो हम हल कराने जा रहे हैं ये 2002 में जो पीजीटी की वैकेंसी आई थी उसमें पूछे गए 100 प्रश्नोत्तर हैं, ठीक है। और ये 425 नंबर का था, 2 घंटे में करने थे। अब जो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी गई है, 125 कर दी गई है और 425 नंबर का है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि 2002 में जो पीजीटी की परीक्षा हुई थी उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया था और कहां से क्वेश्चन उठाए गए थे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और पीजीटी की जितनी भी क्लासें चली हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर पहला जो पूछा था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1929 में हुई थी, ठीक है। लेकिन आपको डेट भी याद रखना है, यहाँ पर गलत दिया हुआ 23 मई दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 16 जुलाई होगा, ठीक है। 16 जुलाई 1929 को भारत ICAR की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे और भी देख सकते हैं, उस समय यह परिषद इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से स्थापित हुआ था। मार्च 1946 में जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में इंपीरियल शब्द को इंडियन शब्द में बदल दिए गए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके नेतृत्व में इंपीरियल शब्द को इंडियन शब्द में बदला, ठीक है। तो जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये बदला गया था। और एक यहाँ महत्वपूर्ण और चीज़ आता है कि 1966 में ICAR को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष या डायरेक्टर जनरल या चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर BP पाल थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मतलब ICAR के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो डॉक्टर BP पाल थे। तो इतने क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। आगे जो 2022 की जो परीक्षा होने वाली है पीजीटी की, उसके अंदर इसमें से पूछ सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे दोस्तों पूछा था CSSRI स्थित है। आपको बताना है CSSRI कहाँ पर स्थित है, हिसार में, करनाल में, दिल्ली में या जोधपुर। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर इसका 2 है, यानी कि करनाल में स्थित है, हरियाणा के अंदर स्थित है। इसको बोलते हैं सेंट्रल सोलेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में, ठीक है, वहाँ पर स्थित है। ये आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा था, गन्ने से चीनी की औसतन मात्रा मिलती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10% मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं गन्ने के औसतन चीनी की मात्रा कितनी पाई जाती है, 10% पाई जाती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा था, चूने के द्वारा किस भूमि को सुधार किया जाता है, ठीक है। जो चूना होता है, लाइम होता है, किस भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है और क्षारीय भूमि की ओर सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ सकता है कि जो अम्लीय भूमि का सुधार चूने द्वारा किया जाता है उसका सूत्र क्या है, ठीक है। तो चूने का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, पूछ सकता कभी कभी यहाँ पर चूना ना देके उसका सूत्र दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर किस राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है। आपको बताना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पे कौन सा कृषि विश्वविद्यालय और किस जगह पर स्थित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिहार के अंदर जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। और उस विश्वविद्यालय का नाम है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर, बिहार, जो कि उसकी स्थापना कब की गई थी, 1971 में उसकी स्थापना की गई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा
C4 पौधा है, ठीक है। आपको C4 C3 जितने भी प्लांट्स हैं, आपको अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं C4 जो प्लांट है, यहाँ पर मक्का है, ठीक है, मक्का। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से C4 प्लांट में आते हैं, जैसे मक्का हो गया, गन्ना हो गया, मिलेट्स हो गया, ज्वार हो गया, चौलाई हो गया। ये सब जितने प्लांट्स हैं ये C4 प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इस प्रकार के पौधे में अधिक जल उपयोग क्षमता, ठीक है, अधिक ही प्रकाश संश्लेषण की दर, लेकिन प्रकाश शोषण दर कम होती है, उसको क्या कहते हैं, C4 प्लांट्स कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर दिया है कि पौधों के अंदरूनी रचना के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। फिजियोलॉजी कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है, एनाटॉमी कहा जाता है या टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहा जाता है, ठीक है। और फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फिजियोलॉजी यानी कि पौधे के शरीर की क्रियात्मक अध्ययन। अगर पूछता पौधे के शरीर की क्रियात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, फिजियोलॉजी कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। शरीर के अंदरूनी रचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एनाटॉमी कहा जाता है। और वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये शब्द आप याद रखेंगे, इसमें से एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, यदि 1 हेक्टेयर पौधों में कपास के 50,000 पौधे हों तो प्रति पौधे पर 20 डंडियों हों तो कपास की 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार लाने के लिए प्रति डंडियों की औसत वजन होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति डंडियों का औसत वजन होगा 2 ग्राम, यानी कि सेकंड वाला सही हो जाएगा। किस प्रकार होगा आप देख सकते हैं, यहाँ 20 क्विंटल बराबर 5,000 पौधे, ठीक है, इंटू 20 डेंडू हैं, फिर इंटू 1 डेंडू का वजन आपको ज्ञात करना है। 1 डेंडू का वजन ज्ञात करने के लिए 20 क्विंटल आप ऊपर लग लेंगे, उसके बाद 5,000 इंटू 20 कर देंगे। तो इसको निकालने के बाद जो आएगा, एक डेंडू का वजन कितना आएगा, 2 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है घुमा फिरा के, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए किस प्रकार डेंडू प्रति ग्राम निकाला जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा बाजरा फसल है, आपको बताना है बाजरा किस प्रकार की फसल है, ठीक है। तो बाजरा जो फसल होती है ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है, ठीक है। कैसी होती है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। और बाजरा का वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है, पेनिसेटम अमेरिकानम, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं परपरागित, यानी कि ये क्रॉस पॉलिनेटेड फसल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 पूछा था काफी आसान पूछा था। यहाँ पूछा था बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किस फसल की बीमारी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये किसकी बीमारी है, धान क्रॉप्स की है, ठीक है। और धान की ये प्रमुख बीमारी है। इसमें क्या होता है, पत्तियां नोक अथवा किनारे से एकदम सूखने लगती हैं और सूखे हुए किनारे अनियमित और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो होता है किस क्रॉप का रोग है, तो ये है धान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा था, पौधे को फास्फोरस की प्राप्यता सबसे अधिक प्रभावित होता है मिट्टी के पीएच से, नमी से, तापमान से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मिट्टी के पीएच से, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पौधे के फास्फोरस की प्रायता सबसे अधिक प्रभावित होता है क्या, मिट्टी की पीएच से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा, सबसे अधिक विटामिन सी मिलता है सेब में, आंवला में, अमरूद में, नींबू में। तो यहाँ जाहिर सी बात है आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे घटते क्रम में है, सबसे पहले आंवला में ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद अमरूद के अंदर पाई जाती है, उसके बाद नींबू में पाई जाती है, फिर सेब में पाई जाती है, ठीक है। एक घटते क्रम है इसका। तो इससे आंवले से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो इसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है बर्बेंडेस चेरी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन में बर्बेंडेस चेरी दिया है तो आंवले पे ना लगा के आप बर्बेंडेस चेरी पे लगाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा, भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक क्षेत्र है लेटराइट मृदा का, एलुवियल मृदा का, लाल मृदा का, या काली मृदा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एलुवियल मृदा का जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल जलोढ़ मृदा यानी कि एलुवियल सॉइल का सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा था, मृदा नमी माप
की इकाई है, ठीक है, पीएच है, पीएफ है, या क्विक है, या ईसीसी है, ठीक है। आपको बताना है मृदा नमी माप की इकाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएफ है, ठीक है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, पीएच लिख देते हैं, ठीक है। पीएच करेक्ट नहीं होगा, आपका पीएफ होगा, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है मृदा नमी माप की इकाई पूछ रहा है, तो सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा था फूल गोभी का वेपटेल रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। लोहा की, क्लोरीन की, सोडियम की, या मोलिब्डेनम की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मोलिब्डेनम की कमी से क्या होता है, वेपटेल रोग होता है फूल गोभी में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा था आर्का नवनीत एक किस्म है, किसकी है आपको बताना है, बैगन की है, प्याज की, बंद गोभी की, या आलू की। तो आर्का नवनीत जो एक किस्म है ये बैगन की है, ठीक है। गोल बैगन वाली वैरायटी है ये, फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा था निम्नलिखित में से फसलों में कौन सा एक मानव रचित फसल है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर टिट्रिकेल, टिट्रिकेल जो कि है मानव रचित फसल है, ठीक है। सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रथम है, प्रथम भी है, यहाँ पे देख सकते हैं टिट्रिकेल मानव रचित प्रथम फसल है। इसका विकास गेहूं तथा राई के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि टिट्रिकल जो किसके किसके बीच में क्रॉस करके निकाला गया है, गेहूं और राई के बीच में, टिट्रिकम स्पीसीज और सिकेल सीरीज के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है गोल्डन एकर एक प्रजाति है फूल गोभी की, पात गोभी की, गाजर की, या प्याज की। तो गोल्डन एकर जो एक प्रजाति है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये पात गोभी का है, ठीक है। अगेती है, गोल गोभी है, गोल सिरे वाली, और ये एक प्रकार की अगेती वैरायटी है, ठीक है। गोल्डन ये पात गोभी के, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है क्लोरीन निर्माण में कौन से दो तत्व आवश्यक होते हैं, कैल्शियम और पोटेशियम, सोडियम और कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम, और सल्फर और फास्फोरस। तो क्लोरीन क्लोरोफिल निर्माण में जो दो आवश्यक तत्व जो माने जाते हैं वो आयरन और मैग्नीशियम है, ठीक है। यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है जूट की खेती के लिए, धान की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए। आप लोग सभी लोग जानते हैं काली मिट्टी जो होती है किसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा था भारत को कितनी कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 15, 8, 20 या 25। तो इस कितने यहाँ पे पूछ रहा है कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 20 आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि भारत को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो 15 आंसर हो जाता। यहाँ पे पूछा था कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, एग्रो इकोलॉजिकल रेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ये आप याद रखेंगे। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछेगा तो 15 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा था भारत के प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण भूमिका किए जाने के अनुरूप 21 जैव विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मिशनों को किस वर्ष में प्रारंभ किया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, वैरायटी नहीं, ये योजना है। तो इस योजना को बताना है इस योजना को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, शुरुआत किया गया था। तो 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा था उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 9, 10, 8 या 20। तो उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया था, 9, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना IVLP देश में कब शुरू किया गया था, 1995, 1996, 1998 या 2000 में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा था राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है यही आपको बताना है। तो ये झांसी में स्थित है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको किस नाम से और जाने जाते हैं,
NRCA, ठीक है, इसको बोला जाता है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है और झांसी उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। और इसकी स्थापना कभी कभी पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? NRCA की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा था, देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो ये डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट तकनीकी को डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल ने IRSBB चेन्नई में विकसित किया गया था। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ से विकसित किया गया था? IRSSB चेन्नई द्वारा विकसित किया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा कोट सही सुमेल है? ठीक है, एक तरफ दिया है मृदा जल स्थिरांक, एक तनाव परिसर। ठीक है, तो पहला देख सकते हैं, पहला किसके साथ जाएगा? यानी कि गुरुत्वाकर्षण जल, ये एक के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। नमी तुल्यांक, यानी कि नमी तुल्यांक कितना होगा? 0.33 से लेके 100 तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे का, यानी कि मुरझान बिंदु। मुरझान बिंदु आपका हो जाएगा 15.00। ठीक है, बचा ऑप्शन 4 वाला। आर्द्रताग्राही जल कितना हो जाएगा? ये आपका बी के साथ चला जाएगा, यानी कि 31.00 से लेके 10.00 तक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यानी कि फर्स्ट कोड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण है। ठीक है, आपको बताना है मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण कौन सा है। तो अधिशोषण है, ब्राउनिंग गति है, या अर्धपरागमय झिल्ली से विसरित न होना, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सभी गुण होते हैं इसके अंदर, उपयुक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोलाइड में अधिशोषण, ब्राउनिंग गति तथा अर्धपरागमय झिल्ली से विसरित नहीं होने के गुण पाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा, सल्फर है एक दीर्घ और प्राथमिक तत्व है, एक सूक्ष्म और प्राथमिक तत्व है, एक सूक्ष्म और द्वितीयक तत्व है, एक दीर्घ और द्वितीयक तत्व है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक दीर्घ और द्वितीयक पोषक तत्व है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन जो है, ये एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन देखे जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन था, मृदा द्वारा पौधों को उनके सभी आवश्यक पोषक तत्वों को प्राय अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता को कहा जाता है। मृदा उत्पादकता, मृदा उर्वरता, उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं। तो इसे कहते हैं मृदा उर्वरता। ठीक है, सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी, जिसको मृदा उर्वरता कहते हैं, क्या होता है? यानी मृदा द्वारा पौधों को उनके सभी आवश्यक पोषक तत्वों को प्राय अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता को क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। और मृदा उत्पादकता, जो सॉइल प्रोडक्टिविटी होती है, उसका मतलब होता है विशेष प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत मृदा के पौधों उत्पादन क्षमता को मृदा उत्पादकता कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, किसी प्रकार की कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा था, भारत में किस प्रदेश में ऊसर मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये जो 2000 के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान था, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व असत्य है? असत्य को छांटना है। एक तरफ दिया है पोषक तत्व, ठीक है, तत्व की कमी, दूसरा दिया सूचक पौधा। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फूल गोभी को दर्शाता है, एकदम करेक्ट आंसर है। फास्फोरस राई को एकदम करेक्ट है। पोटास जो है आलू को, ठीक है। कैल्शियम जो होता है ये गलत है, ठीक है। कैल्शियम जो होता है फूल गोभी और पात गोभी को दर्शाता है, ठीक है। किसको? फूल गोभी को, फूल गोभी और पात गोभी को दर्शाता है, ठीक है। चुकंदर जो होता है सोडियम को दर्शाता है, ये आप याद रखेंगे, सोडियम और मैग्नीज को। ये इसका सूचक पौधा कौन सा हो जाएगा? चुकंदर हो जाएगा। और कैल्शियम का फूल गोभी और पात गोभी हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा था, ढाल के विपरीत मृद कटाव को रोकने वाली मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलों को पट्टियों में खेती करना क्या कहलाता है? कंजर्वेशन क्रॉपिंग, कंटूर क्रॉपिंग, ले फार्मिंग या कंटूर स्ट्रिप फार्मिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी फोर्थ वाला कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 जो पूछा था, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी के अंदर स्थित है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, इसको IIVR के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, आलू को खेत या भंडारण दोनों में हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? आलू का स्लब है, कटुआ कीट है या फुदका है या एपिलिना भृंग है। ठीक है, जो खेत में भी हानि पहुंचाता है और भंडारण में भी हानि पहुंचाता है, ऐसे कीट का नाम बताना है। उस कीट को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उस कीट को कहा जाता है आलू का स्लब, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो कीट होता है ये दोनों जगह पे हानि पहुंचाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 पर, 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 जो पूछा था, गेहूं में ईयर कोकिल बीमारी होती है। ठीक है, ये जीवाणु द्वारा होती है या सूक्ष्म इसमें सूत्रकृमि द्वारा होता है, फफूंद द्वारा, वायरस द्वारा होता है। तो ये जो ईयर कोकिल जो बीमारी होती है ये सूत्रकृमि द्वारा होती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका नाम भी पूछ सकता है कि जो ईयर कोकिल बीमारी होती है सूत्रकृमि द्वारा होता है, उसका वैज्ञानिक नाम, उस निमेटोड का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो एविना टिट्रिसाई निमेटोड्स के द्वारा होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यह सूत्रकृमि का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा था कि भारत में इंसेक्टिसाइड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? 1970, 71, 68 या 62 में। तो जो यहाँ पर इंसेक्टिसाइड अधिनियम जो पास हुआ था ये 1968 में पास हुआ था। ठीक है, और पूरे देश में लागू कब हुआ था? 1972 में ये लागू हो गया था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा सही संकेलित नहीं है? ठीक है, अरहर, जागृति, उर्द, पंथ या उर्द 35, मटर, रचना, ये भी सही है, ये भी सही है, अरहर ये भी सही है। तो मूंग की राधे नहीं किस्म होती है, राधे जो प्रजाति है ये चना की है। ठीक है, चना की प्रजाति है राधे। ठीक है, तो इनकरेक्ट आपका ये हो गया थर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पर। इनको मिलाप करना है, सूची वन को सूची 2 से मिलाप करना है। ठीक है, तो देखते हैं सूची 1 को सबसे पहले मिलाएंगे, कैसे कैसे क्या है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है। तो पहले देखते हैं कि पहला किसके साथ जाएगा। गेहूं का कंडुआ रोग किस में लगता है? ये लगेगा, यानी कि इसका उपचार क्या है? वाइटावेक्स। ठीक है, थर्ड के साथ जाएगा। मटर का चूर्णी फफूंदी रोग ये जाएगा सल्फेक्स के साथ। ठीक है, पौध सड़न रोग ये जाएगा सूर्य उपचार के लिए। ठीक है, खैरा रोग ये जानते हैं जेडन। ठीक है, जिंक सल्फेट के कारण। ये इसका मिलाप हो गया। एक बार और देख लेते हैं। गेहूं का कंडुआ रोग वाइटावेक्स के कारण, इसके कारण मतलब उपचार किया जाता है। मटर का चूर्णी फफूंद ये किससे उपचार करते हैं? सल्फेक्स से। पौधों का सड़न सूर्य उपचार से, और खैरा रोग जिंक सल्फेट से उपचार करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा था, कृष्णा एक प्रजाति है। ठीक है, आपको बताना है किसकी। तो ये कृष्णा प्रजाति किसकी थी? राई की। ठीक है, कृष्णा एक राई यानी कि सरसों, राई की जगह सरसों भी देख सकता है। ठीक है, तो इस पर कन्फ्यूज ना होइएगा। तो जिसका वैज्ञानिक नाम भी दे सकता है, ब्रेस्का जेंसिया की प्रजाति है। ठीक है, ये राई की हो जाएगी, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा था, वी नॉच का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? मृदा जल विभव को, मृदा लवणता को, उपयुक्त सभी को या जल प्रवाह को? तो वी नॉच का प्रयोग करते हैं जल प्रवाह को, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा था, मृदा में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन की, सिलिकॉन की, आयरन की या एल्यूमिनियम की? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कि मृदा में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43, भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मृदा में कौन सा गलत है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हरा वर्ग, हरा जो होता है वर्ग फर्स्ट में, एकदम करेक्ट है। पीला वर्ग सेकंड में, एकदम करेक्ट है। नीला वर्ग फोर्थ में, ये भी सही है। नारंगी वर्ग 3 में, ये एकदम गलत है। नारंगी जो होता है इसको वर्ग कितने में रखा जाता है? इसको वर्ग रखा जाता है यानी कि 6 में, ठीक है। और लाल का जो होता है ये होता है थर्ड में, ठीक है। तो इनकरेक्ट आपका ये हो जाएगा फोर्थ वाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है मृदा कणों की रचना विन्यास कहलाता है। मृदा कणाकार, मृदा घनत्व, मृदा संरचना, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा संरचना, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। यहां पे क्वेश्चन पूछा है पौधों को फास्फोरस का कौन सा रूप सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है? तो H2PO4 के रूप में उपलब्ध होता है सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है। सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर जो 46 था काफ़ी इजी पूछा था। धान के खेत में उत्सर्जित होने वाली गैस कौन सी होती है? तो सभी लोग जानते हैं कौन सी गैस उपलब्ध होती है, तो मीथेन होती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से किसके द्वारा नाइट्रस को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है? ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस या एजोक्टोबैक्टर या नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नाइट्रोबैक्टर, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 जो पूछा था ब्रेसिका कैरिनाटा किस का वानस्पतिक नाम से जाना जाता है? ठीक है, करण सरसों का या इथोपियन सरसों का या फर्स्ट और दोनों या गोभी सरसों का? तो ब्रेसिका कैरिनाटा किसका वैज्ञानिक नाम है? ये यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यानी कि करण सरसों का भी है और इथोपियन सरसों का भी वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा था बीज परीक्षण में टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? अंकुरण के लिए, शुद्धता के लिए, जीवन क्षमता के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अंकुरण जीवन क्षमता के लिए किया जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीज का टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण से बीज की जीवन क्षमता निर्धारण करने के लिए किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 पर। देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन किस टाइप का आया था। क्वेश्चन नंबर 50 जो पूछा था भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? बिहार में, पांडिचेरी में, राजस्थान में या हरियाणा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पांडिचेरी, सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा था फल और सब्जियां प्रमुख किसका स्रोत है? वसा, कार्बोहाइड्रेट का, जल, नमक, शर्करा का, विटामिन, खनिज और रेशे का या उच्च कैलोरी मान का? तो जाहिर सी बात है सब्जियां और फल जो होते हैं विटामिन और खनिज और रेशे का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा था मूली में तीखापन या चड़पड़ाहट किसके कारण होती है? सोलेनिन के कारण, कैप्साइसिन के कारण या एलिसिन के कारण या आइसोसाइनाइड के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी आइसोसाइनाइड के कारण क्या होता है? मूली में तीखापन होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि काफ़ी बार एग्जामों में देखा गया है कि हार्वेस्ट इंडेक्स पूछा जाता है, अनुपात होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इकोनॉमिकल उपज और बायोमास का या डंठल की उपज और बायोमास का या बायोमास से इकोनॉमिकल उपज का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इकोनॉमिक्स उपज और बायोमास का। यहाँ पे देख सकते हैं सस्य विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की उपयोगिता को हार्वेस्ट इंडेक्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका जो सूत्र होता है हार्वेस्ट इंडेक्स यानी कि इकोनॉमिक इल्ड और बायोलॉजिकल इल्ड बटे बायोलॉजिकल इल्ड इंटू 100, ये इसका सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर।
क्वेश्चन नंबर 54 पूछा था क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जाता है कपास में, गन्ना में, गेहूं में या धान में। ठीक है, तो कपास इसमें क्रॉप लॉगिंग जो होता है का सर्वाधिक उपयोग हवाई द्वीप में गन्ना के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर किया जाता है? सर्वाधिक उपयोग हवाई द्वीप में गन्ना के लिए हुआ था। ये सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा था हिंडेन हंगर का संबंध है पानी की कमी से, तत्वों की कमी से, प्रकाश की कमी से या इनमें से कोई नहीं। तो हिंडेन हंगर का संबंध किससे है? तत्वों की कमी से, यानी कि सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा था नाबार्ड एक संस्थान है। ठीक है, किस प्रकार के संस्थान है? ये राजनीतिक है। ठीक है, सॉरी राजनीतिक नहीं है, सामाजिक नहीं है और गैसिक नहीं है, तो एक प्रकार की आर्थिक संस्थान है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, दूसरा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, तीसरा विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, चौथा केरल कृषि विश्वविद्यालय। तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और कभी कभी पूछ लेता है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखेंगे आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर जो 58 पूछा गया था भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित करें। ठीक है, एक तरफ रोग कारक दिया है, दूसरा रोग का नाम दिया है। ठीक है, पहला देखते हैं जीवाणु। जीवाणु से क्या होता है? ये कपास का एंथ्रोक्नोज रोग है। ठीक है, ये जीवाणु द्वारा होता है, यानी कि तीसरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे का देखते हैं विषाणु। विषाणु जो होता है तंबाकू। ठीक है, तंबाकू का मोजेक रोग जो होता है ये विषाणु द्वारा होता है। नेमेटोड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेमेटोड्स जो होता है ये गेहूं का सेहू रोग जो होता है ये नेमेटोड्स के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद कवक। कवक के द्वारा क्या होता है ये जानते हैं, आलू का झुलसा रोग, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, दोनों जो झुलसा रोग लगते हैं कवक के द्वारा लगते हैं, फंगस के द्वारा लगते हैं। ठीक है, ये चारों का मिलाप कर दिए हैं, आप एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 60 पर। एक बार फिर वही मिलाप वाला क्वेश्चन है। सही कूट का चयन करें। ठीक है, एक तरफ फसल दिया है, एक प्रमुख खरपतवार। आपको बताना है किस फसल का प्रमुख खरपतवार कौन सा है। ठीक है, पहले मान लीजिए गेहूं का। गेहूं की बात कर लेते हैं। फ्लेरिस माइनर जानते हैं, गेहूं का मामा जिसको कहते हैं, गुल्ली डंडा के नाम से जाना जाता है। ये गेहूं का प्रमुख खरपतवार कौन सा हो गया? फ्लेरिस माइनर। ठीक है, धान का जानते हैं खरपतवार प्रमुख सांवा हो गया। ठीक है, शरद गन्ना के बारे में जानते हैं। शरद गन्ना में कौन सा खरपतवार सबसे ज़्यादा लगता है? तो लगता है मोथा। ठीक है, मोथा सबसे ज़्यादा। बरसीम का कासनी, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी होती है? पोटेशियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक फास्फाइड और एंडोसल्फान। तो चूहा मारने के लिए सबसे अच्छी जो दवा मानी जाती है जिंक फास्फाइड मानी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा एल्युमिनियम फास्फाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कृषि प्रसार की विधियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दृश्य दर्शन, रुचि, आकर्षण और संतोष। ठीक है, संतोष की भी आवश्यकता पड़ती है, रुचि की भी आवश्यकता पड़ती है, आकर्षण की, लेकिन दृश्य प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए ये फर्स्ट वाला एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट वाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है प्रसार के साधनों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दृश्य दर्शन, समूह चर्चा, शिक्षण और आकर्षण। तो प्रसार के साधनों में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? आकर्षण को सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी कि फोर्थ वाला एकदम रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी योजना इसमें सम्मिलित नहीं है जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में है। पहला है बेसिक शिक्षा, दूसरा पोषाहार, पेयजल, स्वास्थ्य, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण सड़कें और आवास और लघु उद्योग। तो लघु उद्योग को इसमें नहीं रखा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यानी कि फोर्थ वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर।
क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2000 में। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1988 में की गई। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना NARP की स्थापना 1988 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। कौन सी योजना चल रही थी? तो पंचवर्षीय योजना जो 7वीं चल रही थी। ठीक है, 1988 में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ कह रहा है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, तो ये कोच्चि में स्थित है। ठीक है, कोच्चि में, यानी कि कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, केरल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 के अंदर की गई थी, जिसको सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाता है। ठीक है, जिसको केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान बोला जाता है, CMERI के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 पर। 68 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये अंबिका नगर में स्थित है। ठीक है, अंबिका नगर कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना कभी कभी पूछ लेता है कौन से सन में की गई थी? 1962 में की गई थी। किसकी? सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसको कहते हैं CSWRI के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 पूछ रहा है भारी क्रीम यानी कि हैवी क्रीम की वसा प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, हैवी क्रीम के अंदर वसा की मात्रा कितनी होती है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 30 से 40, दूसरा है 60 से 80, तीसरा है 35 से 50, चौथा ऑप्शन है 40 से 60। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हैवी क्रीम के अंदर 40 से लेकर 60% तक वसा की मात्रा पाई जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 20%, 16%, 18% या अनियमित? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 16%। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है दूध का अपवर्तनांक जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? ठीक है, आपको बताना है दूध का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1.3440 से लेके 1.3480 तक पाया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध का अपवर्तनांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.3440 से लेके 1.3480 तक होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है? 0.16 से लेके 0.28, दूसरा ऑप्शन है 0.11 से लेके 0.16, तीसरा ऑप्शन है 1.00 से लेके 1.28, चौथा ऑप्शन है 00 से लेके 0.10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड वाला 0.11 से लेके 0.16। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है दूध का हिमांक फ्रीजिंग होता है, आपको बताना है कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है, हिमांक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बहुतांत्रिका शोध किस पोषक तत्व की कमी के कारण कमी का लक्षण है? ठीक है, ये आपको बताना है। निकोटिनिमाइड्स का, रेटिनॉल का, या कोबालमिन का, या थायमिन का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी थायमिन का। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया था भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होती है? 2 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम? तो भारी कार्य करने वाले बैल के लिए कितने दाने की आवश्यकता होती है? 3.5 किलोग्राम दाने की आवश्यकता होती है, यानी कि सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है भारत में वीर्य तनुकरण की संतुप्त दर कितनी है?
1:100, 1:400, 1:200, 1:1000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1:200। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अन्य देशों में अगर पूछता तो अन्य देशों में 1 कितना है, 400 है। ठीक है, लेकिन भारत में 1:200 है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा, मोटे चारे में टीडीएन की अधिकतम व रेशे की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? 18, 60, 60 एवं 18, 20 एवं 48 या 48 एवं 20। तो टीडीएन और रेशे की मात्रा पूछा है, तो टीडीएन की मात्रा हो जाएगी 60 और रेशे की मात्रा हो जाएगी 18%। ठीक है, यानी कि टीडीएन की मात्रा हो जाएगी 60 और रेशे की मात्रा हो जाएगी 18। ये सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा था केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये सब लोग जानते हैं, मखदूम मथुरा के अंदर स्थित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। विश्व की दूधों की रानी के नाम से किस नस्ल को बकरी को जाना जाता है? ठीक है, आपको बताना है विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? अल्जेरियन को, सानेन को, मराठी को या अंगोरा को? ठीक है, तो सानेन को विश्व की दूधों की रानी के नाम से जाना जाता है। इसको मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। मिलाप वाला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ पशु दिया है, उस पशु का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, गौ पशु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बोवेलिस। बोवेलिस किसका होता है? ये बोवेलिस हो जाएगा, यानी कि गौ पशुओं का वैज्ञानिक नाम कैपरा हिरकस, ये बकरी का हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो करेक्ट है, गौ का वैज्ञानिक नाम का, गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस, भैंस का वैज्ञानिक नाम बोवेलिस, भेड़ का वैज्ञानिक नाम कैपरा हिरकस और बकरी का ओविसेरिस। यानी कि ये सभी सही हैं, जो भी मिलाप है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, मुर्गी का औसतन आयु 15 वर्ष, गाय का औसतन आयु 20 से 25 वर्ष, बकरी की औसतन आयु 8 से 10 वर्ष, सूअर की औसतन आयु 17 वर्ष। इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसमें से जो गलत है, यानी मुर्गी की औसतन आयु 15 वर्ष, ये गलत है एकदम। ठीक है, इतनी उम्र नहीं होती है। और गाय की औसतन उम्र 20 से 25 वर्ष, ये भी सही है। बकरी की 8 से 10 साल, सूअर की 17 वर्ष, ये तीनों सही हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 का निम्नलिखित में से कौन सा सुमकेलित नहीं है? यहाँ पे सुमकेलित नहीं है, यानी कि 3 सुमकेलित हैं, 3 सही आंसर है, 1 का रॉन्ग आंसर है। पहला ऑप्शन है बकरी का ब्याना, बच्चा देना, किडिंग कहलाता है, जी एकदम सही है। टर्की मुर्गी का अंडा देना, हैचिंग कहलाता है, ये भी एकदम सही है। कुतिया का ब्याना, हैम्पिंग कहलाता है, ये भी सही है। सूरी का ब्याना, लैम्पिंग, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सूरी का ब्याना लैम्पिंग नहीं कहलाता है, सूरी का ब्याना क्या कहलाता है? फॉर्किंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ये आप याद रखेंगे, फॉर्किंग कहलाता है सूरी का ब्याना। ठीक है, चलिए उसके बच्चे को सो कहते हैं, SOW के नाम से जाना जाता है, सो के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कौन सा सुमकेलित नहीं है? ठीक है, इन 83 में से बताइए कौन सा सुमकेलित नहीं है। पहला ऑप्शन, गाय के दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण, जेंथोफिल के कारण पिगमेंट उपस्थित होता है, जी एकदम सही है ये। उसके बाद लड़ो या उड़ो हार्मोन्स एड्रेनिन होता है, एकदम सही है। या पंगुओं में मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी के कारण होता है, यहाँ पंगुओं नहीं पशुओं हैं। ठीक है, पशुओं में जो मिल्क फीवर है ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है, जी एकदम सही है। स्कर्वी रोग का कारण विटामिन सी की अधिकता, जी एकदम गलत है, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, यहाँ पे कमी रहेगा। ठीक है, तो ये जो है गलत है, हमारे तो क्वेश्चन का सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो 4th वाला एकदम सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 का। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ठीक है, थायराइड का, पैराथायराइड का, एड्रेनिन का या पिट्यूटरी का? इन 84 का सही बताइए कि घेंगा रोग जो होता है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 का। 85 नंबर कह रहा है भैंस के
आरंभ की आयु हो जाती, यानी कि भैंस कितनी आयु में युवा हो जाती है। ठीक है, 24 से 30 माह, 18 से 24 माह, 27 माह या 30 माह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 30 माह। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 30 माह। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार के वीडियो हम आगे लाते रहेंगे कि जितने भी पीजीटी के क्वेश्चन हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए इन सभी वीडियो को आप लोग पढ़ के जाइए। हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई पीजीटी टीजीटी के नाम पर, उस प्लेलिस्ट में जाइए। सभी क्वेश्चन जितने भी सन में आए हुए हैं, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हुई है, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं और सबको सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।